हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम MCQs डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फ्रीडम स्ट्रगल। आपके जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया के कंटेंट में ये जो पोर्शन है वो मेंशन है। इसी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये सिर्फ आपको JKP कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं बल्कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां हिस्ट्री जो है एज अ कंपोनेंट पूछा जाता है, वहां आपको ये MCQs हेल्प करने वाले हैं। और जो बच्चे JKP कांस्टेबल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अब टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो द मंजिल भारत ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एट अ वेरी मिनिमल प्राइस। वहाँ आपको 5 टेस्ट मिलेंगे और उसके साथ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जो MCQs हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उन्हें अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर का नाम। ए इज महात्मा गांधी, बी इज A.O. ह्यूम, सी इज लोकमान्य तिलक एंड डी इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें सो उसके फाउंडर हैं A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को जाना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर के नाम से। यस, ओके। और कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1885। ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which among the following given option is popularly known as Grand Old Man of India? ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि वो कौन से पर्सन हैं जो किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इज दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी इज गोपाल कृष्ण गोखले एंड डी इज महात्मा गांधी। सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? उन्हें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय। 1857 की लड़ाई, जिसे पहली आप कहें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पहली ऐसा तो छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और आप एक तरह से कहें रिवॉल्ट जो है वो भारत में हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन 1857 जो था वो पहला ऐसा था जो थोड़े से लार्ज स्केल में हुआ था। सो उसका जो स्टार्टिंग है वो किस ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया गया था? ऑल्दो उस वक्त हर सेक्शन ऑफ पीपल जो था दैट वाज अंग्रेज़ों से जो थे वो किसी ना किसी बात पर, अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो रेवेन्यू और जो टैक्स उनको देना पड़ रहा था वो उस वजह से जो थे नाराज़ थे। अगर हम आर्टिसंस की बात करें तो उनके जो पैटर्न्स थे वो चले गए थे तो वो उसकी वजह से अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। तो हर एक के पास अपना अपना रीज़न था, बट हु हैज़ स्टार्टेड, जो कल्मिनेटिंग पॉइंट था 1857 का, वो क्या था? द सिपॉयज, द जमींदार्स, द पीजेंट्स, द प्लांटेशन वर्कर्स। ऑल्दो हर सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो दैट वाज द सिपॉयज। क्या रीजन था? कि वो जो बंदूकें उन्हें चलाने के लिए दी गई थी उसकी जो कैटरेज आता है जिसे फिल करना पड़ता है, उसकी कवरिंग को उनको माउथ से खोलकर यूज करना पड़ता था। और ऐसी बात आई थी कि उसकी जो कवरिंग है दैट वाज मेड ऑफ द मीट ऑफ बीफ एंड पॉर्क, एंड दैट्स वाई वहां पे जो सिपॉयज हैं वो एक तरह से, आप एक तरह से कहें, ट्रिगर पॉइंट था। ऑल्दो ऑलरेडी डिसकंटेंट तो उनके अंदर पहले से ही था, उनकी प्रमोशन नहीं होती थी, सैलरीज में बहुत डिफरेंस था, बट दिस वॉज द ट्रिगर पॉइंट। ओके, और ये जो स्टार्ट हुआ मेरठ से, इट वॉज स्टार्टेड इन मेरठ द 1857 रिवोल्ट, और फिर धीरे धीरे ये बाकी जगहों पे जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ जैसी जगहों पर फिर ये फर्दर स्प्रेड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एट इट्स सेशन हेल्ड एट। आपको बताना है पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया वो कौन से सेशन में अडॉप्ट किया?
सेशन में वो अडॉप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो आपको बताना है। कराची, इलाहाबाद के सेशन में, लाहौर या कैलकाटा। सो द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज, जो कि एक डेक्लेरेशन था ये दिखाने का कि अब इंडियंस को अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ नहीं चाहिए। अब वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते, बल्कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। और ये रेजोल्यूशन पास किया गया था दिसंबर 1929 को। कौन से सेशन में? दैट वाज एट लाहौर सेशन। ठीक है, तो ईयर भी ध्यान रखें और सेशन भी, इन द लाहौर सेशन 1929। और इस रेजोल्यूशन को जो पास किया गया उसे फर्दर फिर लेटर ऑन प्रोक्लेम किया गया ऑन 26 जनवरी 1930। ठीक है, और इसीलिए 26 जनवरी को फाइनली जो है डिसाइड किया गया कि हम इसे एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नवंबर में हो गया, बट उसे फिर आप एक तरह से कहें इनैक्ट किया गया 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी वो दिन है जहां पे पहली बार प्रोक्लेम किया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस को। Question number 5. Which of the following leader was not associated with extremist leadership of Indian National Congress? आपको बताना है इनमें से कौन है। This is A.O. Hume. इनमें से कौन है जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के साथ, इसका ऑप्शन जस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वॉज नॉट। ठीक है, तो वो आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है। सो लोकमान्य तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय और A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम अभी हमने देखा, हु इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर की बात करें तो 3 नाम तो ऑलरेडी आप सबको पता होंगे, दैट इज लाल, बाल, पाल, है ना। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और उनके साथ एक और लीडर का नाम आता है एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में, एंड दैट इज अरबिंदो घोष। तो ये तीनों के तीनों जो हैं दैट इज बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है वॉज नॉट, जो नहीं थे, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज A.O. ह्यूम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6. In the absence of Gandhi, the Quit India movement had been led by. क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में स्टार्ट होती है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसे गांधी जी के एब्सेंस में किसने उस मूवमेंट को लीड किया? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, दादा भाई नौरोजी। सो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो उस वक्त जो भी मेन लीडर्स थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के, उन सब को जेल में डाल दिया गया था। और उनकी एब्सेंस में किसने लीड किया इस मूवमेंट को? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अरुणा असफ अली, जिनको हीरोइन ऑफ 1942 मूवमेंट भी कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ, उनको उन्होंने जो है लीड किया। और किस तरह से उन्होंने ग्वालियर टैंक के मैदान में, जो कि बॉम्बे में है, वहां इंडियन फ्लैग को होस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7. The non-cooperation movement was suspended in February 1922 on account of. Non-cooperation movement को 1922 में, फरवरी 1922 में सस्पेंड कर दिया गया। किस रीजन से? क्या रीजन था? द चोरी चोरा इंसिडेंट, हिंदू मुस्लिम राइट्स, अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज imprisonment फॉर 6 years, और ऑल ऑफ द अबव। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने जो लीड की, गांधी जी हमेशा ही नॉन वायलेंस के सपोर्ट में थे कि कभी भी जब भी कोई मूवमेंट चलाई जाए तो उसमें हिंसा का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाए। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रही थी तो उस वक्त एक इंसिडेंट होता है जो कि जाना जाता है एज अ नेम ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट, जहां पर जो एक
पुलिस स्टेशन को जो है गांव के कुछ लोग जो है अटैक करते हैं और उसे आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिस जो कर्मी थे और 3 सिविलियंस थे जो जल के मर जाते हैं। और इसके चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहां दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। द रॉलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव पॉपुलर एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। सुभाष चंद्र बोस formed the forward bloc. Bhagat Singh was one of the founder of Hindustan Republic Socialist Association. In 1931, the Congress session at Karachi opposed Gandhi-Irwin Pact. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम देखें, रॉलेट एक्ट की बात की जा रही है। तो रॉलेट एक्ट कहीं ना कहीं वो लीड करता है जलियांवाला बाग मैसेकर को। ऑल्दो जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे, बट कहीं ना कहीं लोगों को जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो इंडियन लीडर्स जो थे वो उसके अगेंस्ट थे और अंग्रेजों का ये कहना था कि वहां पे जाके वो उस चीज के लिए लोगों को भड़का रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, और इसलिए उन्होंने फिर उन पर अटैक किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। दूसरी कहती है सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, तो उन्होंने उनके द्वारा ये ब्लॉक जो है विद इन आप कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाया गया था। थर्ड पॉइंट कहता है भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी कहता है 1931 में कांग्रेस सेशन ने, कराची में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वहां उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को ओपोज किया, तो दैट इज रॉन्ग। जबकि अगर हम 1931 के कराची सेशन की बात करें, वहां पर कांग्रेस ने गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया था, ना कि उसे जो है ओपोज किया। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट के चलते ही गांधी जी ने ये चीज मानी थी कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है अटेंड करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट को ओपोज नहीं किया था कांग्रेस ने, बल्कि उसे सपोर्ट किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस बुक के ऑथर कौन है? इनका नाम आपको बताना है। सर सैयद अहमद खान, विनायक दामोदर सावरकर, मजूमदार। ये ऑप्शन 2 एक ही जैसे आ गए, हम यहां लिख देते हैं। सो आपको सही ऑप्शन बताना है। द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये बुक लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 10, गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। गदर पार्टी जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएस में बनाई गई 1913 में, वो किसके द्वारा बनाई गई? मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी अबव। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाला हरदयाल। लाला हरदयाल और उनके साथ एक और पर्सन का नाम आता है, दैट इज सोहन सिंह बखान। इन दोनों ने मिलकर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी, जो कि एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका निर्माण किया। ये मल्टी एथनिक पार्टी थी जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी कम्युनिटीज के लीडर थे। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो दैट वाज लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को, और जो जाना जाता था युगांतर आश्रम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर्ड टू पावर फ्रॉम। जब 1857 की लड़ाई हुई और उसका अंत हुआ, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस ब्रिटिश सरकार ने अपनी रेगुलेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में लाए। उसमें से एक मेजर था, वो आपको बताना है क्या है, जिसमें जो पावर है उसका ट्रांसफर किया गया। कहां से कहां, ये आपको ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को,
ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नर जनरल, ब्रिटिश क्राउन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होता था, बट 1857 में जहां पर बहुत लार्ज स्केल पे जो है उनके ओपोजिशन में भारत के जो सेनानी थे वो खड़े हुए, तो एक झटका लगा अंग्रेजी सरकार को, और उस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया कि जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से करने हैं। सो यहां आपको पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन 3 इवेंट को आपको अरेंज करना है, ठीक है। एक है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, और तीसरा है जलियांवाला बाग मैसेकर। इन तीनों को आपको अरेंज करना है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो 1905 में हुआ, ठीक है, 1905 में। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो इट वाज इन 1917, 1917। जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें तो 13 अप्रैल 1919। सो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें तो पहला आ जाएगा हमारा सेकेंड, देन कम्स द चंपारण सत्याग्रह दैट इज 1, और उसके बाद आएगा थर्ड। सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये ऑप्शन कहां है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड, 1 एंड थर्ड, ठीक है। चलिए, When was the क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इन द ईयर 1942। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। डैश वॉज द फाउंडर फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। डैश वॉज द फाउंडर फादर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडिंग फादर का नाम आपको बताना है। सर सईद अहमद खान, मकसूद अली, अबुल कलाम आजाद और करीम अली। सो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे सर सईद अहमद खान। गांधी गेव द कॉल टू रिजेक्ट द फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। किस मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने इंडियंस को यह कहा कि विदेशी सामान का इस्तेमाल ना करें, स्वदेशी की तरफ जाए, विदेशी की तरफ ना जाए? सो आंसर मैंने दे ही दिया, ऑप्शंस में भी मेंशन है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए इज खिलाफत, बी इज नॉन कोऑपरेशन, सी इज स्वदेशी एंड डी इज सिविल डिसोबीडियंस। सो ऑप्शन में ही क्लियर है, वर्ड से स्वदेशी मतलब अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करना एंड रिजेक्ट ऑल द फॉरेन गुड्स। नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में क्या आता है? जहां पे आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिश सरकार बना रही है उसे फॉलो नहीं करना है, मतलब किसी भी वायलेंस का इस्तेमाल ना करते हुए, ठीक है। सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गांधी हैड गिवन आउट द स्टायरिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। किस मूवमेंट में गांधी जी ने एक बहुत फेमस जो है कॉल दिया, दैट इज डू और डाई, करो या मरो? नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया? सो दिस कॉल वाज गिवन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ। खिलाफत मूवमेंट जो लॉन्च की गई उसका मेन मकसद क्या था? किस ह्यूमिलेशन के अगेंस्ट इस प्रोटेस्ट को लॉन्च किया गया था? टर्की के खलीफा के ह्यूमिलेशन के अगेंस्ट, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आजाद? सो खिलाफत मूवमेंट एक पॉलिटिकल कैंपेन था जो इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ ओटोमन खलीफा, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनका हो रहा था इन टर्की। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए।
और ये मूवमेंट जो है मोहम्मद अली और शौकत अली जो दो भाई थे उनके द्वारा लीड की गई थी इंडिया में। और महात्मा गांधी ने इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप एक तरह से कहें जरिया माना हिंदू मुस्लिम एकता को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, इसलिए आईएनसी ने भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट का सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्विट इंडिया मूवमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इस बार। ओके, सो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट, क्विट इंडिया मूवमेंट को जब लॉन्च किया गया 1942 में, सो कुछ पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई। कहां कहां हुई ये आपको बताना है, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया। सो 4 ऐसी जगह हैं जहां पे पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई। एक है बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, सेकेंड इज तामलुक जो कि बंगाल में, थर्ड इज तारा दैट इज इन महाराष्ट्र और तालचर इन ओडिशा। सो हमारे ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बलिया के साथ एक सतारा भी है और तामलुक भी, ठीक है। इन 3 जगहों पर वन मोर दैट इज तालचर, इन जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और किनके अंडर? इट वॉज अंडर चित्तू पांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया है आपको, ठीक है। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट एंड कैबिनेट मिशन, इन चारों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज इन 1942 में हुआ, ठीक है। पूना पैक्ट की बात करें तो 1932 में, ठीक है, 1932 में दैट वाज पूना पैक्ट। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 की बात है कैबिनेट मिशन की। शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें, सो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है दैट वाज अ मीटिंग इन 1945, ठीक है। सो ये 1946 में हुआ। सो दीज आर द डेट्स ऑफ ऑल दीज इवेंट्स। तो क्या हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? सबसे पहले आएगा पूना पैक्ट दैट इज 3rd, देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1, देन शिमला एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस सॉरी, एंड देन 4। सो 3rd 1 2 4। सो ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पूना पैक्ट 1932, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 एंड कैबिनेट मिशन 1946। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट वॉज एम्ड एट, होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसका मेन मकसद क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, कंप्लीट ऑटोनॉमी टू इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। तो होम रूल मूवमेंट में बात की गई थी सेल्फ गवर्नमेंट की विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी विद इन अंडर द ब्रिटिश रूल। द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। जो स्लोगन है वंदे मातरम वो किस मूवमेंट में पहली बार अडॉप्ट किया गया था? नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी या क्विट इंडिया? सो इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, खान अब्दुल गफार खान बेटर नोन एज फ्रंटियर गांधी। यहां आपको क्वेश्चन से ही एक डेटा मिल रहा है कि खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने कौन सी मूवमेंट लॉन्च की थी? दैट इज रेड शर्ट मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। किस लिए की थी ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, काउंटरिंग द कम्युनल प्रोपोगेंडा ऑफ द मुस्लिम लीग, बी, एस्टैब्लिशिंग सेपरेट पख्तूनिस्तान, सी, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो रेड शर्ट मूवमेंट का जो मेन मकसद था दैट वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। खान अब्दुल गफार खान जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेड शर्ट मूवमेंट को लॉन्च किया फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। उनके फॉलोअर्स जो थे वो गांधी जी को बहुत मानते थे, दैट्स वाई वो भी नॉन वायलेंस के ही सपोर्टेड थे।
The Indian National Congress and the Muslim League came to each other in 1916 at इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा से आपस में मिलते हैं 1916 में। कहां पे, ये आपको बताना है। लाहौर, अमृतसर, लखनऊ या हरिपुरा। सो इट वाज इन लखनऊ। 1916 में लखनऊ में जो है दोबारा से लखनऊ पैक्ट के थ्रू एक एग्रीमेंट होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्हें हेड करते हैं बाल गंगाधर तिलक, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्हें हेड करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और ये कहां होता है? एट लखनऊ सेशन इन दिसंबर 29 से दिसंबर 31 तक 1916 में। In which year did the Indian National Congress split between moderates and extremists? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बट जाती है। आपको बताना है वो किस ईयर में होता है, जिसे जो है कांग्रेस स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, एंड स्पेसिफिकली द नेम ऑफ सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट के नाम से भी हिस्ट्री में इसे जाना जाता है, जहां पे रेडिकल्स और मॉडरेट्स के बीच में जो है कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है। 1907, 1908, 1909 या 1910। सो दैट वाज इन 1907। सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज हु हैड रिटन द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश दत्त, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और महालंबिस। So this book has been written by Dada Bhai Naoroji. So this is the last question for today's session. आज हमने फ्रीडम स्ट्रगल पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल बी टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर, जो भी मिक्स है, जैसा आप बच्चे कह रहे थे कि कंप्यूटर सेशन पे लाया जाए, तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऑल्दो आपका ये 10 मार्क का आई थिंक ये जो है सेक्शन आ रहा है कंप्यूटर का, तो आई ट्राई कि जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस है सिलेबस में से जो है उससे रिलेटेड आपके मिक्स क्वेश्चंस में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊँ। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।